सर गुड मॉर्निंग। वॉइस जा रही जी है। सर, आ रही है। आज की हेडिंग डाल लीजिए, पीवी जानकी राम। क्या सर? पीवी जानकी राम। आवाज नहीं आ रही है क्या क्लियर? समझ में नहीं आ रहा बस मुझे। आवाज क्लियर नहीं आ रही है गार्गी, अर्जिता? सर आ रही है। आ रही है सर। तो फिर समझ में क्यों नहीं, तो फिर समझ में क्यों नहीं आ रहा? पीवी जानकी ने बोला है ना आपने। पीवी जानकी राम। जानकी राम। पीवी जानकी राम। ठीक है। सर जो आपने बोला था नागजी पटेल के स्ट्रक्चर बिल्डिंग को। हाँ। लिख लिया है? तो जो आपने बोला था नागजी का आवाज स्ट्रक्चर बिल्डिंग इतनी वो आपने जल्दी? भेजा नहीं। वो मैं देख रही हूँ, हाँ, मिला नाम नहीं। की जो अभी स्ट्रक्चर डाल देंगे। एक्चुअली आज कुछ प्रोग्राम था तो हम लोग को सुबह जाना पड़ा, और कल भी हम लोग उसी में व्यस्त थे तो इसलिए कर नहीं पाए। आज भी हम इमेज डाल देंगे उसकी, अच्छा। हमने निकाली हुई है, बस उनको सेंड करना है। ठीक है। जी, ठीक है। हमें दूर गए तो मंजूर नहीं रहता है। नहीं नहीं, मिल जाएगा आज। टीम से नहीं मिलेगा है तो बहुत सारा।
पर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर अभी है नहीं घर की। अच्छा। हाँ, 3 ही लोग हैं अभी। गाय की तुम क्लास नहीं देती हो रंजन सर की? हम बस आ रहे हैं। अरिता आवाज जा रही है? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। जी सर। ठीक है, रहने दो, ये लोग ज्वाइन हो गए। हमने कहा था कि इनको फोन करके इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, वो ठीक है, लिखें पीवी जानकी राम। पीवी जानकी राम। या इस तरीके से लिख लेना। 1930 में जन्मे। 1930 में जन्मे पीवी जानकी राम। पीवी जानकी राम ने 1953 में 1953 में 1953 में ललित कला ललित कला पेंटिंग में ललित कला ललित कला पेंटिंग में डिप्लोमा और 1952 में ललित कला ब्रैकेट में कर ले मूर्ति कला। मूर्ति कला में
डिप्लोमा के साथ में डिप्लोमा के साथ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट, गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स चेन्नई से चेन्नई से स्नातक की चेन्नई से 1973 में 1973 में आपको हंगरी सरकार द्वारा आपको हंगरी सरकार द्वारा हंगरी सरकार द्वारा मूर्तिकला में मानद डिप्लोमा प्रदान किया। सर रिपीट कर दीजिए। कहाँ से? सर मूर्ति बाद कला में में 1973 में उन्हें हंगरी सरकार से मूर्तिकला में मानद डिप्लोमा प्राप्त किया। केसीएस पनिक्कर और एस धनपाल के छात्र के रूप में आपने मद्रास आर्ट मूवमेंट में सर एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट का मतलब कहाँ से रिपीट करते हैं? केसीएस पनिक्कर। ये बताया करो कि इस जगह से बता दीजिए। कहाँ से बताएं? केसीएस पनिक्कर। हैं? केसीएस पनिक्कर। पनिक्कर नहीं, पनिक्कर। हाँ पनिक्कर पनिक्कर। केसीएस पनिक्कर और एस धनपाल के छात्र के रूप में आपने मद्रास कला आंदोलन मद्रास आर्ट मूवमेंट या मद्रास कला आंदोलन के एक महत्वपूर्ण सदस्य
महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भूमिका अदा की। सर आपकी आवाज़ कट रही है। सभी को कला कट रही है। आंदोलन के बाद सही है। मद्रास कला आंदोलन सभी को कट रही है। आवाज जो है सबको आ रही है क्लियर? सर आवाज गूंज रही है आपकी। गूंज रही है एक्चुअली इसमें। अब भी गूंज रही है। जी सर। अभी क्लियर आ रही है? अभी भी गूंज रही है? आज सही है। क्लियर आ रही सर। जाइए। मद्रास कला आंदोलन के एक महत्वपूर्ण मद्रास कला आंदोलन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भूमिका अदा की। भूमिका अदा की। आपने अपने अपने कला कर्म के दौरान एक विशिष्ट एक विशिष्ट शैली विकसित की। विशिष्ट शैली विकसित की। 2 डायमेंशनल 2 आयामी प्लेट स्कल्पचर को या के में प्रदर्शित किया। जिस जिसमें जिसमें पीट कर इनका निर्माण करते। इनका निर्माण करते। दक्षिण भारत
दक्षिण भारत की पारंपरिक मंदिरों की मूर्तियों से प्रभावित होकर आपने अपने कार्यों में बालाजी से लेकर ईसा तक कई धार्मिक प्रतीकों का अपने मूर्त शिल्प में प्रयोग किया। जैसे हम जानते हैं कि आइकॉनिक मतलब जो चीजें हमारे जैसे जो हमारे इष्ट हैं या इन सब चीजों के ऊपर बनी हुई जो चित्र होते हैं, उसी तरीके से जो मूर्त शिल्प बनाए इन्होंने वो भी आइकॉनिक थे। इसलिए कभी कभी आइकॉनिक स्कल्पचर या टू डायमेंशनल स्कल्पचर, मतलब टू डायमेंशनल का होता है कि जैसे स्कल्पचर का मतलब है कि उसको चारों तरफ से देखा जा सके, लेकिन जो इस तरीके का था इनमें इन्होंने धातु की शीट को पीट के उसको जो उनका आधार शेप था वो दिया और उसके ऊपर तार और इन सारी चीजों से उसको डेकोरेट करते हुए चीज का मतलब अपने शिल्प का निर्माण किया। तो ये सामने से दिखने वाली चीज थी, इसलिए इसको फ्रंटल बोला गया। और ये टू डायमेंशनल थी, यानी हम उसको सामने दो तरीके से देख सकते थे। तो इसलिए इस तरीके की चीजों का जो शुरुआत की वो आपने की और जिसको आगे चलकर और भी कलाकारों ने अपने चरम पे पहुंचाया। जानकी राम जानकी राम जानकी राम जानकी राम धातु मूर्त शिल्प क्षेत्र में एक चिर परिचित नाम है। आपने उल्लू, गिद्ध, ईसा मसीह, वर्जिन तथा हिंदू देवी देवताओं के विशाल हिंदू देवी देवताओं के विशाल पैनल निर्मित किए। सभी आकृतियां पीट कर, जैसे कि अभी हमने पहले भी बताया था कि क्या करते थे कि मतलब जैसे हम स्कल्पचर की जो अभी अब तक अवधारणा है वो ठोस रूप की है। बीच में हमने बहुत कुछ कलाकारों को पढ़ा जो उनमें से कुछ चीजों को काट कर और कुछ चीजों को उसमें जोड़कर एक नए रूप का सृजन कर रहे हैं। इनका भी स्टाइल जो है वो अपने तरीके से एक यूनिक स्टाइल है, जहाँ पर वो जो हमारे धातुएं हैं उनको ठोक कर अपना आकार, जो भी उनका बेस आधार था वो तैयार करते हैं और फिर उसको उसी तरीके से जिस तरीके का आइकनिक फिगर बनाना है। एक सेकंड होल्ड करिएगा।
आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ज्योति, आ रही आवाज है आ रही है? सर। ठीक है। सभी आकृतियां ठोक देकर या पीट कर ताम्र में ताम्र में बनाई, जिनको विविध प्रकार के जिनको विविध प्रकार के तार, कांस्य व व एनामल से अतिरिक्त प्रभाव लाने के लिए अतिरिक्त प्रभाव लाने के लिए सुसज्जित 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 किया। आपने मेटल शीट में आपने मेटल शीट में स्वतंत्र आकृतियों को उचित रूप में निर्मित कर रेखाओं द्वारा अलंकृत किया। मतलब जिस पहले हमने क्या किया कि इस अपना एक शेप ले लिया और फिर उसके बाद उसका जो भी ऑर्नामेंटल था और सारी जो चीजें थी, जो ऊपर का आवरण था, उसको हमने रेखीय माध्यम से, चाहे वो तार हो या इस तरीके की चीजों हो, उनको उसमें उसके साथ जोड़ के हमने सृजन किया। अभी जब हम इसे इमेज भेजेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने, अगर जिन्होंने देखी है तो उनको तो पता होगा कि किस तरीके से वो दिखती हैं। बाकी हम अभी इमेज सेंड करेंगे आपको ग्रुप में, तो आप उसको देख के जानिएगा कि किस तरीके से इसमें हुआ। फिर किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। रेखाओं द्वारा अलंकृत किया। ये अलंकरण शिल्प को ये अलंकरण शिल्प को चित्र स्वरूप ये अलंकरण शिल्प को चित्र स्वरूप दर्शाते हैं। इनमें घनत्व या आयतन नहीं है। इनमें घनत्व तथा आयतन नहीं है, लेकिन सामग्री तकनीक, सूक्ष्मांकन व व निरीक्षण की दृष्टि से व निरीक्षण की दृष्टि से अद्वितीय हैं अद्वितीय हैं। आपने ताम्र धातु में आपने ताम्र धातु में बहुत काम किया। आपने ताम्र धातु में बहुत काम किया, पर सीमेंट, मिट्टी, सीसा, कांस्य, ब्रास, एनामेल, सिल्वर आदि में भी सृजन किए हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे हम हमारा एक अपना फेवरेट मीडियम होता है जिसमें हम काम करते हैं, तो हम उस विधा में तो निपुण और उसकी सारी बारीकियों को भी जानते हैं, लेकिन इन्होंने उससे भी हटकर और अलग अलग माध्यमों में काम किया, जिसमें सीसा, ब्रास, एनामल और सिल्वर, यानी जो धातु रूप हमने वहां पर ताम्र चुना हुआ था, उनकी जगह पर इन चीजों का भी प्रयोग करके स्कल्पचर्स बनाए हैं, यानी शिल्प बनाए हैं। ठीक है। वुमेन वुमेन चाहे ब्रैकेट में लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो कि वुमेन कॉपर शीट में बनी है। वुमेन कॉपर शीट, कामा किंग कॉपर एंड एनामल, कामा उल्लू
कॉपर सीट, गणेश, गणेश, ऑक्साइड, ऑक्साइड, तांबा, देवी, देवी, भक्तों के साथ, देवी, भक्तों के साथ, कॉपर, कॉपर, ब्रास, बिल्ली, कॉपर सीट, सर बेबी। बेबी नहीं, बिल्ली, देवी, देवी, देवी भक्तों के साथ, गॉडेस, देवी, देवी भक्तों के साथ, कॉपर ब्रास में, बिल्ली, कॉपर सीट, कालिया मर्दन, कॉपर सीट व ब्रास आदि विशिष्ट कृतियां हैं। अत्यंत कुशलता के साथ आकृतियों के सम्मुख, अत्यंत कुशलता के साथ आकृतियों के सम्मुख अलंकरण से, अलंकरण से जानकी राम के शिल्प, अवतार स्वरूप, सर अत्यंत अवतार, कुशलता के साथ अत्यंत कुशलता से आकृतियों के सम्मुख, अत्यंत कुशलता से आकृतियों के सम्मुख अलंकरण से जानकी राम के शिल्प, जानकी राम के शिल्प, जानकी राम के शिल्प, अवतार स्वरूप, अवतार स्वरूप एवं भारतीय अवधारणाओं से, एवं भारतीय अवधारणाओं से ओतप्रोत, ओतप्रोत, ओतप्रोत प्रतीत होते हैं। फिर इस वर्ड का मतलब ओतप्रोत ये प्रतीत होते हैं। सर इस वर्ड का मतलब क्या होगा? हैं? सर ये जो अवधारणाओं की जोर से बात आप बोलो, बोल आवाज रहे तो हैं आए। इसका सर ये जो आप वर्ड बोल रहे हैं इसका मतलब क्या होगा? अवधारणाओं से ओत, जो उसके ओत बाद जो वर्ड बोला। मतलब भारतीय अवधारणाएं कैसी है, जैसे कि हमारा जो हमारे हम अवधारणाएं कैसे बनाते हैं, हमारी जितनी भी अवधारणाएं थी जो पहले से प्रेरित हैं, वो कैसी हैं, धार्मिक हैं। और उन धार्मिक अवधारणाओं में किस तरीके का हमारा समाज है, किस तरीके से हम वस्त्र पहनते हैं, किस तरीके से हमारा अलंकरण रहता है, हमारे देवी देवताओं में क्या क्या चीजें मुख्य हैं, उनके जो रूपाकार है वो किस तरीके से है, उन सारी चीजों का गहन निरीक्षण करने के बाद इन इन शिल्पों का निर्माण हुआ है, जिनको हम देखेंगे तो हमको हमारी जो भारतीय भावना है उससे ये ओत प्रोत मिलेंगे। ओत प्रोत का मतलब एक उससे मतलब मतलब उस जैसा हमको प्रतीत होगा, उस जैसी चीजें हमको समझ में आएंगी कि हाँ ये, जैसे हम क्या करते हैं कि कोई चीज जिसको हम बहुत अच्छे से जान रहे होते हैं तो हम उसके कुछ लक्षण होते हैं जिनको देख के पहचानते हैं कि ये चीज ऐसी है। तो वो चीजें उन्होंने जो है वो पारंपरिक मंदिरों से, जो दक्षिण के मंदिर हैं, क्योंकि अब वो चेन्नई से रिलेटेड है तो वो चेन्नई, अब जैसे हम यहाँ से रिलेटेड है, या तो सबसे पहले जो चीजें हम देखेंगे या हमारे मस्तिष्क में जिन चीजों का प्रभाव पड़ेगा, उन्हीं चीजों से हम, उन्हीं के निरीक्षण से हम जो है अपनी भावनाओं को बनाते हैं, अपने
मस्तिष्क को उसी हिसाब से सोचने के लिए विवश करते हैं। तो वो सारी चीजें जो उन्होंने वहां से देखी, तो उन दक्षिण के जो भक्त मंदिर थे वहां से उन्होंने। आवाज नहीं जा रही है क्या? दक्षिण के जो मंदिर हैं वहां से उन्होंने उन सारी जो भी मोटिव्स थे, जो भी ऑर्नामेंट्स थे, किस तरीके का उनका अलंकरण है, किस तरीके से वो मतलब किस तरीके की उनके प्रति अवधारणा है। जैसे अगर शिव जी बना रहे हैं तो उनका किस तरीके का रूपाकार है, देवी बना रहे हैं तो वो किस तरीके की हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो मतलब हमारे कॉन्सेप्ट पे, जो हमारे शास्त्रों या इन सारी चीजों से जो हमने सीखा है, समझा है, उन चीजों को वहां पर आत्मसात किया। वहां पर वो सारी चीजें दिखती हैं, और जो वो ऑर्नामेंटल या जो उनका स्वरूप है, वो उन्होंने इनेमल्स और ये सारी चीजें जो उसके ऊपर डेकोरेटिव फॉर्म में लगाई, उनसे हम प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही मतलब है कि भारतीय अवधारणाएं, जो भारत की जो प्राचीन परंपराएं हैं, और जो जिनका अनुसरण हम आज भी करते हैं, या उस तरीके की चीजें जो हमारे गांव में लोक कलाओं में है, उन सब चीजों का जो निचोड़ है वो उनकी इन मतलब शिल्पों में दिखाई देता है। क्लियर हुआ शिवांगी? आवाज नहीं आ रही है शिवांगी? जी सर। हाँ सर, हो गया। आपके सम्मान में आपके सम्मान में आपको सम्मान में 1964 1964 और 1966 में ललित कला अकादमी से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। 1965 1965 में हैदराबाद आर्ट सोसाइटी की ओर से आपको सर ललित कला हाँ, अकादमी से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1965 में 1965 में हैदराबाद आर्ट सोसाइटी की ओर से हैदराबाद आर्ट सोसाइटी की ओर से सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। 1965 1965 और 1966 में 1966 में मद्रास राज्य ललित कला अकादमी से पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1973 1973 में बुडापेस्ट हंगरी में द्वितीय द्विवार्षिक जिसको कि बिनाले कहते हैं। बिनाले जो द्विवार्षिक होती है, त्रिनाले जो त्रिवार्षिक होती है। हंगरी में द्वितीय द्विवार्षिकी में
पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपका काम आपका काम आपका काम कई सार्वजनिक संग्रहों का हिस्सा है, जिनमें नेशनल गैलरी ऑफ जिनमें नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, ललित कला एकेडमी नई दिल्ली, एयर इंडिया मुंबई, एयर इंडिया मुंबई, महिंद्रा एंड महिंद्रा मुंबई, एयर इंडिया मुंबई, महिंद्रा एंड महिंद्रा मुंबई, चेन्नई सरकारी संग्रहालय, कामा चंडीगढ़ पंजाब संग्रहालय, गांधी संग्रहालय, और ताज ग्रुप ऑफ होटल्स आदि। देश विदेश में आपने अनेक एकल कला प्रदर्शनियां आयोजित की। आपके मूर्त शिल्प आकार व तकनीक की दृष्टि से आकार व तकनीक की आकार व तकनीक की दृष्टि से अनुपम है। आकार व तकनीक की दृष्टि से अनुपम है। जो कि अत्यधिक अलंकरण अलंकरण अलंकरणात्मक अत्यधिक अलंकरणात्मकता के कारण, लिख लेंगे ना, अलंकरणात्मकता के कारण समकालीन परिवेश के अनुकूल न लगकर परंपरागत लगते हैं। परंपरागत लगते हैं। आपका निधन जी सर। आपका निधन 1995 में
चेन्नई में हुआ, जहां वे रहते थे, जहां वे रहते थे। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कहाँ से रिपीट कर आपका दीजिए? निधन, तो क्या रिपीट कर दे, बताया तो करो, बार बार यही बात बोलते हैं। आपका इस जगह निधन से 1995। आपका निधन 1995 में, 1995 में, 1995 में, 1995 में, चेन्नई में, चेन्नई। 1995 में चेन्नई में हुआ। चेन्नई में हुआ। जी सर, ओके। लिख लिया? जी सर। ठीक है। अभी अभी हम दोनों ही कलाकारों की, नागजी पटेल थी और उनका था वट वृक्ष, जिस जो सैंडस्टोन में बना हुआ था, इसी तरीके से अबाकस था। हम्म। और दो रूप और थे, और एक, ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये दो उनकी पेंटिंग जो है, पेंटिंग्स कह रहे हैं, शिल्प जो है, बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत बड़े आकार में है। और भी उनके जो काम है वो हम व्हाट्सएप कर देंगे। और पीवी ओके। जानकीराम के भी जो कार्य हैं वो हम कर देंगे, जैसे कि भी जो हमने देखे हैं, गणेश देवी और उल्लू, ये सारे जो चित्र हैं, वो किस तरीके से धातु को गोल करके उसका बेसिक स्वरूप लेने के बाद उसके ऊपर तारों और डिफरेंट क्या टाइप के पूरा नाम क्या ऑर्नामेंट था? ऐसे लगते हैं जैसे कि उन्होंने पहन रखे हैं। पता करो पूरा नाम क्या है गार्गी? केसीएस पनिक्कर का पूरा नाम बताओ। अच्छा, केशव दास। हैं? केशव दास करके कुछ था। अर्पिता, अर्जिता। अर्पिता। आप पढ़ते जाओ, साफ होता जाता है ना। सारे कलाकार हैं, कहाँ तक नाम याद रखे हैं। दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, महेंद्र पांड्या। महेंद्र। महेंद्र पांड्या। सिलेबस में है ये गार्गी? जी सर। हम्म? हाँ सर है। है कि ऐसे ही बोल दिया? सर है। देखा है? हाँ। तो डालिए महेंद्र पांड्या। महेंद्र पांड्या जी का जन्म महेंद्र पांड्या जी का जन्म
ये आज पूरा हो नहीं पाएगा क्योंकि समय सीमित है थोड़ा, सर क्योंकि कल दूसरी लिखा कॉल भी है दीजिए, अभी इसके बाद में। सर हाँ? कल लिखा दीजिएगा ना इसको। लिख लो, थोड़ा सा लिख। महेंद्र पांड्या जी का जन्म 1926 में 1926 में 1926 में गुजरात के भरूच में क्या था? धरूच? भरूच में हुआ था में हुआ था। आपने शिल्प कला में आपने शिल्प कला में एमएस विश्वविद्यालय एमएस? एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा से अध्ययन किया। बड़ोदरा से अध्ययन किया। आप शिल्प माध्यम में आप शिल्प माध्यम में विस्तृत रूप से प्रयोगवादी थे। विस्तृत रूप से प्रयोगवादी थे। आप संगमरमर व लकड़ी को आप संगमरमर व लकड़ी को अधिक पसंद करते थे। आपके शिल्प में बारीक व परिष्कृत बारीक व परिष्कृत दानेदार आपने अपने शिल्प में बारीक व परिष्कृत दानेदार परिष्कृत दानेदार सतह को महत्व दिया। ठीक है, हर किसी का अपना एक माध्यम होता है और जिस चीज में आप अपने भाव को उत्पन्न मतलब दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, जो माध्यम आप उसके लिए आप एक सटीक माध्यम का चुनाव करते हैं, तो वो हमारा जो मीडियम होता है वो हमारा सबसे चहेता मीडियम होता है, जिसमें कि हमें ज्यादा निपुणता होती है। लेकिन जब बात आती है प्रयोगवादी की, तो उस जगह पे यहाँ से तात्पर्य ये लगाया जाता है कि हम चीजों को अपने जो भाव सृजन या जो भी अभिव्यक्ति करनी है उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया को इस्तेमाल करके अलग अलग माध्यमों को लेके, अलग अलग मेटल्स, अलग अलग धातु को लेके या पत्थरों को लेके हम शिल्प को गढ़ते हैं, जिसमें कि कुछ नयापन होता है और अपनी अभिव्यक्ति में हम उसमें एक अलग तरीके की रूप योजना कर पाते हैं। तो इन सारी चीजें प्रयोगवादिता से मतलब है कि जब हम एक नए तरीके के जो जिस तरीके का हम काम कर रहे हैं उससे अलग कुछ नए ढंग से काम करें, वो पद्धति वो जो प्रयोगवादी कहलाती है। ठीक है, तब इसके बाद का आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।
ओके सर। और बाकी के काम असाइनमेंट वगैरह सब अपना सुचारू रूप से करते रहिए, क्योंकि कार्य जो है वो समय से कंप्लीट हो जाए, इंतजार नहीं करना है किसी का भी। जी। आप लोग लीव कर। क्या सर? ज्योति, नमस्ते सर। जी सर। हेलो। हाँ लीव कर सकते हो, ठीक है। ओके। हाँ आवाज आ रही है? थैंक यू सर। हाँ सर, आ रही है अब। ठीक है।